जरा सोचिए, क्या होगा अगर कुछ किताबें सिर्फ कहानियां ना सुनाएं, बल्कि हमारे सोचने, महसूस करने और जीने का पूरा नजरिया ही बदल दें। आज हम ऐसी ही 10 जबरदस्त साइकोलॉजी की किताबों के बारे में बात करने वाले हैं। क्या सच में एक किताब में इतनी ताकत हो सकती है कि वो हमारी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे दे? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, ये सिर्फ कागज पर छपे शब्द नहीं हैं। ये तो मनोविज्ञान की वो हथियार हैं, वो टूल्स हैं जो हमारे दिमाग की पूरी वायरिंग को बदल सकते हैं। असल में जिंदगी को बेहतर ढंग से समझने का जो सफर है ना, वो कहीं बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन को समझने से ही शुरू होता है। और ये किताबें समझिए कि उसी सफर के लिए एक जरूरी टूल किट है। तो इस सफर की शुरुआत होती है अपनी भीतरी दुनिया, यानी अपने इनर वर्ल्ड को समझने से। हमारा मन आखिर काम कैसे करता है, ये जो हमारी भावनाएं हैं, ये आती कहां से हैं, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में क्या क्या राज छिपे हैं। हमारी लिस्ट की पहली किताब है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ये किताब एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने लाती है कि हमारे दिमाग के अंदर ना हर पल एक जंग चलती रहती है, एक तेज इमोशनल सोच और एक धीमी लॉजिकल सोच के बीच। मतलब हमारे दिमाग में दो सिस्टम काम करते हैं। सिस्टम 1 बहुत तेज, ऑटोमेटिक और इमोशनल है, जो हमारे ज्यादातर फैसले ले लेता है। और दूसरा है सिस्टम 2, जो धीमा है, लॉजिकल है और उसे इस्तेमाल करने में मेहनत लगती है। कमाल की बात तो यह है कि हम जितना खुद को लॉजिकल समझते हैं, असल में हम उतने हैं नहीं। अच्छा, अगर हमारी ज्यादातर सोच ऑटोमेटिक है, तो सवाल उठता है कि उसे कंट्रोल कौन करता है? इसका जवाब हमारी अगली किताब में है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये हमें मन की और भी गहराइयों में ले जाती है। और ये आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। हमारी जिंदगी का लगभग 95% हिस्सा हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। और ये किताब सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं। मतलब जो हम सोचते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। ये एक बहुत बहुत पावरफुल आइडिया है। अपने अंदर की दुनिया को समझने के इस कड़ी में हमारी आखिरी किताब है भावनाओं के ऊपर, जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए, सिर्फ दिमाग से तेज होना काफी नहीं है। आईक्यू किसी को स्मार्ट तो बना सकता है, पर असल दुनिया में सफलता ईक्यू से मिलती है, यानी अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें संभालने की कला से। जिसने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया, समझिए उसने अपनी जिंदगी पर काबू पा लिया। तो एक बार जब हम अपने मन को समझना शुरू कर देते हैं, तो हम एक बेहतर जिंदगी बनाने की तरफ बढ़ सकते हैं। अब हम उन किताबों की बात करेंगे जो हमें अच्छे सिस्टम बनाने, जिंदगी का मकसद ढूंढने और हाँ, पैसा बनाने में भी मदद करती हैं। और एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत होती है छोटी छोटी मामूली से दिखने वाली आदतों से। और यहीं पर हमारी अगली किताब एटॉमिक हैबिट्स काम आती है। ये आदतों की ताकत को एक बिल्कुल ही नए अंदाज में समझाती है। इस किताब का सबसे बड़ा सबक यह है कि हम अपने लक्ष्यों के लेवल तक नहीं उठते, बल्कि हम अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिर जाते हैं। छोटी छोटी आदतें और एक अच्छा सिस्टम मिलकर ही लंबे समय में बड़े नतीजे देते हैं। लेकिन अच्छी आदतें और अच्छे सिस्टम्स आखिर किस लिए? इनका मकसद क्या है? हमारी अगली किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग इसी गहरे सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। ये किताब एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर ने लिखी है और इसका संदेश दिल को छू जाता है। ये सिखाती है कि जिंदगी की सबसे भयानक तकलीफों के बीच भी जीने का कोई ना कोई मतलब ढूंढा जा सकता है। जिंदगी के इसी मकसद की खोज को आगे बढ़ाते हुए हमारी अगली किताब हमें जापान ले चलती है इकिगाई के कॉन्सेप्ट के साथ। ये किताब उस एक सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करती है जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं। मैं हर सुबह बिस्तर से क्यों उठता हूं? अपना उद्देश्य खोजना असल में अपनी खुशी खोजना ही है। बेहतर जिंदगी बनाने की इस लिस्ट में आखिरी किताब पैसे के मनोविज्ञान पर है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो कमाल का है। ये किताब कहती है कि अमीर बनना इस बात पर कम निर्भर करता है कि कोई कितना जानता है, और इस बात पर ज्यादा कि उसका व्यवहार कैसा है। ये किताब पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। तो अपनी भीतरी दुनिया को समझने और एक बेहतर जिंदगी की नींव रखने के बाद अब वक्त है बाहरी दुनिया को समझने का, यानी शक्ति का खेल, लोगों का बर्ताव और समाज की सच्चाइयों को समझने का। इस सेक्शन की पहली किताब थोड़ी विवादास्पद है, लेकिन उतनी ही सच्ची भी, द 48 लॉज ऑफ पावर। ये किताब पावर के असली खेल को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखती है। हो सकता है ये नैतिक ना लगे, पर यह दिखाती है कि असल में दुनिया काम कैसे करती है, कैसे लोग दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं
और कंट्रोल हासिल करते हैं। पावर के खेल को जानने के बाद ये समझना भी जरूरी है कि लोग वैसा बिहेव क्यों करते हैं जैसा वो करते हैं। और हमारी अगली किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर लोगों के छिपे हुए इरादों को समझने के लिए एक गाइड की तरह है। ये किताब प्रैक्टिकल स्किल्स का एक खजाना है। ये सिखाती है कि लोगों को कैसे पढ़ा जाए, उनके असल इरादे कैसे समझे जाएं और सबसे ज़रूरी खुद को किसी भी तरह के मैनिपुलेशन से कैसे बचाया जाए। और हमारी इस लिस्ट की आखिरी किताब एक बहुत ही आम लेकिन बहुत गहरे डर का सामना करती है, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। बाहरी दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए इसका संदेश किसी आज़ादी से कम नहीं। सच्ची आज़ादी की शुरुआत ही तब होती है जब हम इस बात की परवाह करना छोड़ देते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये सिर्फ 10 किताबों की एक लिस्ट नहीं थी, ये एक तरह से जिंदगी को बेहतर ढंग से समझने और जीने के लिए एक पूरा का पूरा कोर्स है। हमने 3 मुख्य हिस्सों पर बात की। पहला, अपनी भीतरी दुनिया पर महारत हासिल करना। दूसरा, अपने लिए एक बेहतर जिंदगी का निर्माण करना। और तीसरा, अपने आसपास की बाहरी दुनिया को सही से समझना। और आखिर में सारी बात इसी एक लाइन पर आकर टिक जाती है, क्योंकि एक बार जब कोई मनोविज्ञान को समझ लेता है तो वो असल में जीवन को ही समझ लेता है। तो अब जब ये पूरा मनोवैज्ञानिक टूलकिट सामने है तो एक सवाल सोचने पे मजबूर करता है, जिंदगी में सबसे पहली चीज क्या है जिसे बदला जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को खुद से पूछना चाहिए।